Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students. Welcome all of you again. We are in another session of banking from SSAT. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे बेटा। आज हम जो है चैप्टर नंबर 10 को आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने अपनी क्लासेस में फिज़िकली एग्जिस्टेंस के साथ इसको डिस्कस किया था। कुछ चीज़ें अभी बाकी थी तो उस पर हम गुफ्तगू करने का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देखिएगा जी, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज इज़ द कन्वर्जन ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इनटू अनदर कंट्री। किसी भी मुल्क का ऐसा निज़ाम जिसके तहत वो अशिया ख़रीदे या सर्विसेज को हासिल करे और उसके अगेंस्ट पेमेंट करने के लिए जो तरीका अडॉप्ट किया जाता है उसको फॉरेन एक्सचेंज का नाम दिया जाता है, यानी गैर मुल्की ज़र मुबादला। यानी एक ऐसा निज़ाम जिसके तहत दुनिया की मुख्तलिफ कौमें या कमर्शियल नेशंस जो हैं वो आपस के डेट्स को पे ऑफ करें और आपस के लेन देन को जारी और सारी रखें। दिस इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज इज़ द कन्वर्जन ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इनटू अनदर करेंसी। इसी के साथ साथ हमने जिस रेट पर अशिया और ख़िदमत का तबादला करना होता है, बाइंग एंड सेलिंग जो होती है वो जिन जिन रेट्स पर होती है उसको हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। सो एक्सचेंज रेट, द रेट एट विच वन कंट्रीज करेंसी कैन बी एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। और जो एक्चुअल आपको डेफिनेशन नज़र आ रही होगी, द रेट एट विच वन कंट्रीज करेंसी कैन बी ट्रेडेड फॉर फर्दर कंट्री और करेंसी इज कॉल्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रेट ऑफ एक्सचेंज वो होता है जिस पर एक मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क से क्या हो जाए, तब्दील हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें जो डॉलर है वो 150 का है और किसके बराबर है, एक डॉलर के बराबर है, यानी 150 पाकिस्तानी रुपए जो हैं वो एक डॉलर के, और एक डॉलर जो है वो पाकिस्तान के 150 रुपए के बराबर हैं। तो यही क्या कहलाएगा, रेट ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा, जिस पर हम अपना बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। इसी तरह से ज़रा देखिएगा इसके एक्सप्लेनेशन में कि इसी के अंदर एक चीज़ और आ जाती है, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। और परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी एक थ्योरी है, याद रखिएगा, जो बयान करती है कि दो मुल्कों के दरमियान जब लेन देन होता है तो वो किस तरह अपने मामला को सेटल करते हैं। इस बात को सबसे पहले पेश किया था मिस्टर गस्ताफ कैसल ने, जिनका ताल्लुक स्वीडन से था। तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी इज़ एन इकोनॉमिक टर्म फॉर मेजरिंग प्राइस एट डिफरेंट लोकेशंस। इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ वन प्राइस which says that if there are no transaction costs nor trade barriers for a particular good, then the price for the good should be the same at every location. दो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जब लेन देन होता है तो फिर देखना पड़ता है कि हम आपस का लेन देन कैसे क्लैरिफाई करें। तो हमें जिस रेट पर आपस में लेन देन करना है वो रेट ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। और इसी चीज़ को जो है परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, यानी कुव्वत ख़रीद की यकसानियत का नज़रिया जो है वो करार दिया गया। और इसको पेश किया था प्रोफेसर गस्ताफ कैसल ने, जो कि बेसिकली इकोनॉमिस्ट थे और जिनका ताल्लुक स्वीडन से था। तो यहाँ देखिए कि मिसाल दी हुई है, आइडियली अ कंप्यूटर इन अ न्यूयॉर्क एंड इन हांगकॉन्ग शुड हैव द सेम प्राइस इफ इट्स प्राइस इज $500 इन न्यूयॉर्क। यानी एक कंप्यूटर है और उसकी कीमत जो है $500 न्यूयॉर्क में है, एंड द सेम कंप्यूटर कॉस्ट $2000 इन हांगकॉन्ग, यानी हांगकॉन्ग के अंदर जो है उसकी कीमत 2000 हांगकॉन्ग के डॉलर्स हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी सेज द एक्सचेंज रेट शुड बी 4 हांगकॉन्ग डॉलर्स फॉर एवरी $1। तो अगर आप इसको डिवाइड करें 500 को 2000 से, तो आपके पास जो जवाब आता है वो 4 HK आ जाता है, यानी 4 हांगकॉन्ग डॉलर के बराबर होगा। यानी $1 इज इक्वल टू 4 हांगकॉन्ग डॉलर्स, राइट। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट, इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो देखिएगा कि हम किस तरह से इसे कैलकुलेट करते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी में जो तरीक़ाकार होता है वो ये होता है कि एक स्टैंडर्ड रेट है और इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वन कमोडिटी डिवाइडेड प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी, या प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इन पाकिस्तान, प्राइस ऑफ सेकंड कमोडिटी इन अमेरिका।
दोनों की कीमतों को जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो रेट आता है उसको हम एक्सचेंज रेट का नाम देते हैं। इसी को दूसरे अंदाज में हमने कैसे लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड एक्स इन कंट्री 1 या इन करेंसी 1 और कॉस्ट ऑफ गुड एक्स इन करेंसी 2। यानी फर्ज करें दोनों मुल्कों में कंप्यूटर ही मौजूद है और तो उसकी डॉलर के अंदर क्या प्राइस है, यूएस डॉलर के अंदर, और हांगकांग डॉलर में क्या प्राइस है। तो जब दोनों को हमने डिवाइड किया, फर्ज करें अगर हम यहाँ पर 2000 रखते हैं और यहाँ 500 रखते हैं तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 4 आ जाता है। तो हम कहेंगे कि 4 HK डॉलर यानी 4 हांगकांग डॉलर बराबर है 1 अमेरिकन डॉलर के, राइट। इसी तरह से अब आ जाइए फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। यानी याद रखिएगा कि रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स के ज़रिए क्या है इन्फ्लुएंस रखता है, उस पर बहुत सारे फैक्टर असरअंदाज होते हैं जिससे उसके रेट में फ्लक्चुएशन आती है। तो माय स्टूडेंट इसी तरह से ज़रा देखिएगा, जैसे कि इन्फ्लेशन है, अगर किसी मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, उस मुल्क के अंदर महंगाई की वजह से यानी तो लोगों की क्या होगी, परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो उसका असरात भी क्या पड़ेंगे, आपके रेट ऑफ एक्सचेंज पे पड़ेंगे, ठीक है। और चीज़ें अगर सस्ती होंगी तो उसका भी इम्पैक्ट किस पर जाएगा, आपके रेट ऑफ एक्सचेंज पर। इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर एक मुल्क का सेंट्रल बैंक काइबोर को यानी जिसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, अगर उसमें इजाफा कर देता है तो होगा क्या, बाहर से आपका जो इनफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे या पैसे ज़्यादा बैंकों में रखवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। तो उस इनफ्लो के आने की वजह से हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज भी क्या होगा, बेहतर होगा, राइट, क्योंकि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा ऑफर कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम हो जाने से लोगों की जो कहना चाहिए चार्म है पैसे जमा कराने का बैंक्स में, वो कम होने लगता है, गिरने लगता है। ये भी एक फैक्टर होता है। इसी तरह से रिसेशन वगैरह है, खुदा न खास्ता मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा सस्ताई हो जाती है, बहुत ज़्यादा कीमतें गिरना शुरू हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो गया, कम हो गया। तो उसका भी क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है किस पर, आपके रेट ऑफ एक्सचेंज पर। प्लस टर्म्स ऑफ ट्रेड होती हैं कि जिनके ज़रिए हम आपस में दुनिया के ममालिक तिजारत करते हैं। तो तिजारत की शराइत को हम क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं। अगर किसी मुल्क की टर्म्स ऑफ ट्रेड बहुत सख्त हो जाए इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो इसका भी क्या होता है, इम्पैक्ट होता है आपके रेट ऑफ एक्सचेंज पर। फर्ज करें अगर अमेरिकन टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे लिए बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, तो लिहाजा हमारी अशिया की वहाँ तलब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और जबकि हमारी जो इम्पोर्ट है वो तो हो ही रही होंगी, तो इम्पोर्ट के बढ़ने की वजह से हमारा ज़्यादा पैसा यहाँ से आउटफ्लो की सूरत में बाहर निकलेगा और यहाँ उसकी तलब में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही यहाँ से उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी, आउटफ्लो शुरू होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डॉलर की तलब में तो बहुत इजाफा हो जाएगा, हमारी करेंसी उसके मुकाबले में कम हो जाएगी। इसी तरह से कहा जाता है पॉलिटिकल सिचुएशंस जो होती है किसी मुल्क की, वो भी इसका बहुत बड़ा एलिमेंट होती है। अगर कोई मुल्क पॉलिटिकली स्टेबलाइज है तो इसका इम्पैक्ट आपकी तमाम मार्केट्स पर पड़ता है और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो आपका एक्सचेंज रेट भी क्या होता है, ग्रो करता है और स्ट्रेंथन हासिल करता है और मजबूत हो जाता है। इसी तरह से कहा जाता है कि आपका जो नेशनल कहना चाहिए जो डेट है, डेट मतलब ये होता है कि मुल्की जो कर्जे हैं, अगर मुल्की कर्जे जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं, अगर कर्जों का बोझ आप पर ज़्यादा हो जाए तो आपको वो पेमेंट भी करने हैं। तो उस सूरत में एक मुल्क पर जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेशनल डेट बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसकी अदायगी करने के लिए उसको फिर फॉरेन करेंसी चाहिए होती है। जैसी फॉरेन करेंसी यहाँ से अप्लाई करेगी, आपके यहाँ का रेट जो है वो फिर उसका जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इट मीन्स कि ये सारे फैक्टर क्या है, असरअंदाज हो रहे हैं। इसी तरह से अगर हम देखें पूरी इकोनॉमी को, पूरी मईशत को, तो पूरी मईशत अगर आपकी ग्रो कर रही होती है तो माय स्टूडेंट तमाम सेक्टर ही आपके तरक्की कर रहे होते हैं और इट विल प्रोवाइड द पॉजिटिवनेस ऑन योर एक्सचेंज रेट। प्लस करंट अकाउंट क्या होता है, आपके करंट अकाउंट जो है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट का मतलब ये होगा कि आप कौन सी अशिया इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपका इनफ्लो कितना है फॉरेन एक्सचेंज का और आउटफ्लो कितना है।
तो करंट अकाउंट जो है याद रखिएगा, अगर उसमें नज़र आ रहा है कि एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी हो रही हैं तो इट मीन्स कि फॉरेन एक्सचेंज आपके मुल्क में आ रहा है, उसके ज़्यादा इनफ्लो की वजह से उसका रेट थोड़ा सा कम हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये थे क्या फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। इसी तरह से एक टॉपिक आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज, हाउ वी कैन एबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ एक्सचेंज। अगर दोनों मुल्कों ने रेट को आपस में तय करना है तो उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं। माय स्टूडेंट, देयर आर मेन 3 स्टैंडर्ड्स, राइट। एक ऐसा भी वक्त था और आज भी ऐसा भी है बाज़ जगहों पर, जब कोई मुल्क जो है दूसरे मुल्क से ट्रेड करता है तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड पर होता है, तो हमें बाइंग एंड सेलिंग किस में करनी पड़ेगी, गोल्ड के ज़रिए करनी पड़ेगी, जबकि गोल्ड जो है बहुत वाफिर मिकदार में अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, उसकी ज़ाहिर है माइनिंग करने पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, फिर उसको डिज़ाइन करने पर, उसके कॉइन्स तैयार करने पर। तो अगर दो मुल्क दोनों के पास क्या है गोल्ड स्टैंडर्ड है तो वो गोल्ड में क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स करेंगे और गोल्ड के ज़रिए ही तबादला करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आपके एक गोल्ड कॉइन में कितने गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और हमारे एक सिक्के में कितना गोल्ड मौजूद है, इसको हम रेट ऑफ एक्सचेंज करके आपस में तय करेंगे। इसी तरह से अगर एक कंट्री जो है वो गोल्ड पर है, वन कंट्री फॉलोज गोल्ड स्टैंडर्ड एंड द अदर वन इज ऑन कन्वर्टेबल पेपर करेंसी, ठीक है, तो फिर आपस में लेन देन क्या होगा, गोल्ड के बदले करेंसी का तबादला होगा, ठीक है। और हम अगर आपको गोल्ड में पे करेंगे, आपके मुल्क में गोल्ड ही का स्टैंडर्ड है, तो वो गोल्ड आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा। और अगर आप जो है हमें अदायगी करते हैं गोल्ड की सूरत में, हमारे मुल्क में करेंसी है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि करेंसी इशू ही गोल्ड की बुनियाद पर होती है, तो वो हमारे लिए भी क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। बट नाउ अ डेज पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, द कंट्रीज अडॉप्ट वन स्टैंडर्ड एंड दैट इज कॉल्ड कन्वर्टेबल पेपर करेंसीज। अब क्या हो रहा है कि दोनों मुल्क जो हैं वो कन्वर्टेबल यानी काबिल बदल या बदल पजीर कागजी करेंसी पर आजकल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो 3 स्टैंडर्ड हो गए, एक कहलाता है गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको मिंट पार एक्सचेंज भी कहा जाता है, दूसरा ये कि एक मुल्क गोल्ड पर हो और दूसरा पेपर करेंसी पर हो, या फिर दोनों क्या है पेपर करेंसी पर हो। तो ये लास्ट जो नंबर 3 है ये ज़्यादा पाकिस्तान में और पूरी वर्ल्ड में क्या है, कॉमन है। इसी तरह से परचेजिंग पार पैरिटी थ्योरी हमने डिस्कस की थी आपके सामने, जिसके ओरिजिनेटर थे गस्ताफ कैसल, और 1918 में और बाज़ जगह 1919 में लिखा जाता है। तो ये वही ज़माना जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड चल रहा था, तो इस शख्सियत ने इस मसले को हल किया कि हम आपस का लेन देन कैसे बेबाक करेंगे। तो इन्हीं की तरफ से ये परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी आई। ही वॉज बिलोंग टू स्वीडन एंड बेसिकली ही वॉज इकोनॉमिस्ट। इसी तरह से अगर थ्योरी की चंद लाइंस को दोबारा आपके सामने अगर रखा जाए तो ज़रा देख लीजिएगा, बहुत आसान है। परचेजिंग पावर पैरिटी इज अ थ्योरी which states that exchange rate between currencies are in equilibrium when their purchasing power is the same in each of the two countries। तो दो मुल्कों के दरमियान उस वक्त अशिया का तबादला होगा जब दोनों मुल्क की करेंसियाँ क्या हैं, इनमें बाकी तमाम अवामिल को अगर हम फिक्स मान लें, वो तमाम स्टिल अपनी जगह पे मौजूद रहें, उनका कोई इम्पैक्ट ना हो। तो कहा जाता है, फर्ज करें यहाँ कोई चीज़, एक शू का पेयर जो है अगर 300 रुपये का है और वहाँ पर फर्ज करें वो $3 का पड़ रहा है अमेरिका में, तो हम क्या कहेंगे, $3 आर इक्वल टू 300 पाकिस्तानी रुपीज़, राइट। तो मतलब क्या हो गया कि हमारा एक जो कहना चाहिए 100 रुपया है वो उनके $1 के बराबर हो गया। तो वो कहता है कि ये इसके, हालांकि देखिए सेंस बराबर नहीं है, क्या लिखा है आपने, $3 आर इक्वल टू 300 पाकिस्तानी रुपीज़, राइट। तो ये बराबर का सेंस ये आ रहा है कि जो चीज़ वहाँ पर $3 की है वो यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर वो 300 रुपये पाकिस्तानी है, राइट। इसी तरह से अगर हम आगे चल के बात करें तो अजम्पशन ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी है, जाहिर है वो इकोनॉमिस्ट थे, कुछ चीज़ों पर उन्होंने इसको बेस किया, लेकिन माय डियर स्टूडेंट यही चीज़ें जो थी थोड़ी सी रियलिस्टिक नज़र आई, गैर हकीकी नज़र आई, मसलन आइडेंटिकल इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। और गस्ताफ कैसल का ये ख्याल था कि ये ट्रेड या एक्सचेंज ऑफ गुड्स दो मुल्कों के दरमियान तभी हो सकता है जब दोनों कंट्रीज़ के हालात क्या हों,
तिजारती सतह पर क्या हूँ, एक से हूँ। तो प्रैक्टिकली क्या है, बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है। प्लस रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्लूसिव ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर्स, और रेट ऑफ एक्सचेंज जो है उसके अंदर तमाम तरह के क्या हैं, अखराजात क्या हैं, वो शामिल है। द रेट ऑफ एक्सचेंज शुड इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन कस्टम, टैरिफ्स, शिपिंग चार्जेस एंड अदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसी तरह से कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज, द गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी टेकन इनटू अकाउंट विच आर प्रोड्यूस इन बोथ द कंट्रीज, यानी दोनों मुल्कों के दरमियान ना सिर्फ हालात एक सेम हो बल्कि जिन अशिया का लेन देन हो रहा है वो भी बाय नेचर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये इसके क्या थे, अजम्पशन, यानी मफरूजात, फर्ज किए हुए हालात। अब जब ये चीज़ सामने आ चुकी तो एक बेहतरीन थ्योरी पेश करने के बाद जिन चीज़ों पर इसको बेस किया गया वो कुछ ना समझ में आने वाले थे। सो ही वॉज क्रिटिसाइज्ड ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स थ्योरीज असम्पशन। तो क्रिटिसिज्म क्या हुए, देखिएगा पेपर पॉइंट ऑफ से बहुत अहम है। नो मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, यानी जिस चीज़ को इसमें नहीं फोकस किया गया वो क्या थी कि सरमाया जो है वो ना काबिल मुंतकिल है। मूवमेंट ऑफ कैपिटल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ एक्सचेंज, या वो कह रहे हैं कि सरमाया जो होता है वो रेट ऑफ एक्सचेंज को इन्फ्लुएंस करता है, विच इज इग्नोर्ड इन फ्रेमिंग दिस थ्योरी, और इस थ्योरी को तैयार करने में इसको नज़रअंदाज किया गया, जबकि बिल्कुल बात सही है। आप कैपिटल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कैपिटल आए मुल्क में तो भी इफेक्ट करेगा, कैपिटल आउटफ्लो हो जाए तो भी इफेक्ट करेगा। प्लस अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, political condition always tend to undergo a change. This point is neglected in the PPP theory. इस थ्योरी में मुल्क के सियासी हालात को नज़रअंदाज किया गया है, जबकि ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट हो सकता है। आप जानते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज पर पॉलिटिकल कंडीशन अप्लाई होती हैं और असरअंदाज भी होती हैं, इन्फ्लुएंस रखती हैं, लेकिन गस्ताफ कैसल ने इसको भी क्या किया, नज़रअंदाज किया। प्लस नो कंसिडरेशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड कोटाज, ड्यूटीज़ यानी वो तमाम पैसा जो आपको बसूरत टैक्स अदा करना होता है, इनको ड्यूटीज़ या टैरिफ भी कहा जाता है। कोटा निकला है क्वांटिटी से। कोटा एक वर्ड है जिसके मीनिंग क्वांटिटी है, यानी तादाद या मिकदार। वाइल फ्रेमिंग पीपीपी थ्योरी द फैक्ट दैट ड्यूटीज़ एंड कोटाज आर ऑलवेज इम्पोज्ड हैज़ बीन इग्नोर्ड। जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क से लेन देन करता है माय स्टूडेंट, तो उसमें कस्टम्स हैं, इसके अलावा टैरिफ्स होते हैं या ड्यूटीज़ और कोटाज का भी एलिमेंट को शामिल करना होता है कि कितना माल आप मंगवा सकते हैं, कितनी पेमेंट आपने दूसरे शख्स को करनी है। जबकि गस्ताफ कैसल इस चीज़ को भी नज़रअंदाज करते नजर आते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री ट्रेड, क्रिटिसिज्म एक ये भी हुआ कि इस ट्रेड में फोकस किया गया कि जनाब दुनिया भर में क्या चल रहा है, फ्री ट्रेड चल रहा है। यानी ये थ्योरी कब काबिल अमल होती है गस्ताफ कैसल के मुताबिक, जब दुनिया में आज़ाद तिजारत का दौर दौरा हो। तो आज़ाद तिजारत तो रियल नहीं है। आज़ाद तिजारत का मतलब ये होता है कि मैं आपके मुल्क में बग़ैर किसी टर्म्स एंड कंडीशन अपना माल बेच सकता हूँ और आप मेरे मुल्क में जब चाहें, जैसा चाहें, जिस तरह का चाहें माल सेल आउट कर सकते हैं। तो ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। इट इज़ परज्यूम्ड इन दिस थ्योरी दैट ग्लोबल फ्री ट्रेड इज बीइंग कंडक्टेड विच इज़ नॉट रियल। इसमें ये फर्ज किया गया है कि दुनिया भर में फ्री ट्रेड चल रहा है, जो कि सही नहीं है, जो रियलिस्टिक है। इसी तरह से इफेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, रेट ऑफ एक्सचेंज को ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह ये तमाम चीज़ें डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो द पीपीपी थ्योरी डज नॉट कंसीडर दैट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डेफिनेटली अकर एंड अफेक्ट द राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जबकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की वजह से, यानी ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात की वजह से कीमतें बढ़ भी जाती हैं और कीमतें गिर भी जाती हैं। प्लस ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट एंड परचेजिंग पावर। इन प्रैक्टिकल ट्रेड यानी अमली तिजारत में the exchange rate and purchasing power differ considerably, but this fact is not considered in PPP theory. exchange rate क्या है, ठीक है, और अशिया की लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कितनी है, ये दोनों चीज़ें बड़ी अहम होती हैं और ये दोनों चीज़ें फ़र्क में भी आ सकती हैं। ठीक है, यानी मेरी परचेजिंग पावर कितनी है और आपकी कितनी है, डिफ़र कर सकती है, और एक्सचेंज रेट बिल्कुल एक अलग चीज़ होती है। तो कहते हैं इस चीज़ को भी इन्होंने इसमें फोकस नहीं किया। स्पेक्यूलेशन अफेक्ट्स एक्सचेंज रेट। इसके अलावा जो स्पेक्यूलेशन होती है
वो भी क्या करती है, एक्सचेंज रेट को डिस्टर्ब करती है। स्पेकुलेशन मतलब क्या है, ऐसे हालात या ऐसी रूमर्स, ऐसी अफवाहें फैलाना जो रियलिस्टिक ना हो, यानी मसनूई हालात पैदा करके रेट को डिस्टर्ब करने की डेलिब्रेट कोशिश जो है स्पेकुलेशन कहलाती है। हम इसको गैम्बलिंग कह सकते हैं, हम इसको सट्टेबाजी कह सकते हैं, इसको कमारबाजी कह सकते हैं। द स्पेकुलेशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अपसेट्स एक्सचेंज रेट विच इज नॉट कंसीडर्ड इन पीपीपी थ्योरी, जबकि स्पेकुलेशन के इस एलिमेंट को भी गुस्ताव कैसल ने फोकस नहीं किया। Plus effect of purchasing of foreign currency. It is ignored in PPP theory that purchases of foreign currency results into rise in the rate of exchange. Sale of foreign exchange also decrease the rate of exchange. Speculation affect both ways. यानी यहाँ पर भी कहा जाता है कि स्पेकुलेशन का एलिमेंट जो होता है वो डिस्टर्ब करता है परचेजिंग पावर को। इग्नोरेंस ऑफ लोकल ट्रेड प्लस रेट ऑफ एक्सचेंज जो होता है ज़ाहिर है मुल्की और गैर मुल्की हालात दोनों को ही साथ लेकर आगे बढ़ रहा होता है, उसमें वो भी फैक्टर यकीनन इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन आपके गुस्ताव कैसल जो हैं वो डोमेस्टिक ट्रेड को या लोकल ट्रेड को जो है इलाकाई तिजारत जो मुल्क के अंदर की तिजारत है उसको नज़रअंदाज करते नज़र आते हैं। और इसके अलावा अगर कहा जाए कि गुस्ताव कैसल ने जो थ्योरी पेश की उसमें वो ये कहते हैं कि भाई दोनों मुल्कों के हालात एक से हों, दोनों के यहाँ रस्म रिवाज एक से हों, दोनों के यहाँ लीगल कंडीशन एक सी हों, ठीक है, अशिया का तबादला भी बिल्कुल सेम गुड्स का हो। तो ऐसा लगता है इसको जो क्रिटिसाइज़ किया गया कि दुनिया जो है वो स्टैटिक वर्ल्ड में तब्दील हो चुकी है। स्टैटिक मतलब रुकी हुई है कि दोनों मुल्कों के हालात बिल्कुल एक से हैं, उनके सियासी हालात, माशरती हालात, मुआशी हालात सेम है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। ठीक है, एक मुल्क बहुत आगे जा रहा है, दूसरा मुल्क एवरेज है, तीसरा मुल्क बहुत पीछे है, तो स्टैटिक कंडीशन नहीं है और कंडीशन डायनामिक्स हैं, चेंज हो रही है मुसलसल। इसी तरह से हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ये चैप्टर आपके यकीनन समझ में आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। SSCT की जानिब से अलविदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।